सलंग 12-12 घंटे ओटी चलेगी जब, लेकिन तुम खड़े हो बिना थके, ऐसी तुम्हारी मेंटालिटी होनी चाहिए। You know you are bloody surgeon. Surgeons are ruthless. तो सर्जरी में तुमको डिसिप्लिन होना बहुत मस्त है। मतलब किन लोगों को एज अ सर्जन सर्जरी चूज करनी चाहिए? अपन को बड़ा डॉक्टर नहीं बनना है, अपन को हमेशा अच्छा डॉक्टर बनना है। रील होती है 2 मिनट की, 1 मिनट की, 30 सेकेंड में तुम जो एक सर्जन उसके जो 3 साल होते हैं जनरल सर्जरी के फीस, वो 3 साल के बारे में तो वो बता ही नहीं सकता, उसके पास इतनी मेमोरी नहीं। Why you chose the surgery और सर्जरी ही ओनली? सर्जरी तो सुकून है ना। मतलब इंटर्नशिप में मुझे समझ आ गया था कि मुझे सर्जिकल ब्रांच ही लेना है। मेरा ऐसा था कि अगर इतने बच्चे बैठ रहे हैं, जितना तुझे पता है, तुझे एक सीट चाहिए सर्जरी की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे, जिससे कि मैं और इंसाइटफुल पॉडकास्ट ऐसे ही आपके लिए लाता रहूं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर प्रीफिक्स तो हर एक डॉक्टर के नाम के आगे लगा होता है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सर्जन, जो एक सर्जन होता है, जो उसकी लाइफ होती है, उसको दुनिया एक अलग तरीके से देखती है। सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट सर्जरी रेसिडेंसी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। जो आज हमारे साथ जो गेस्ट होने वाली हैं, शी इज़ फ्रॉम 3rd ईयर रेसिडेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। सो प्लीज़ वेलकम टू द शो डॉक्टर नंदिनी मैम। Before starting the conversation, we just want to know about that what was the story behind why you chose the surgery or surgery ही only? सर्जरी तो सुकून है ना। अगर तुम कभी ओटी में आओ, कभी ओटी देखो, कभी ओटी में खड़े होकर इंटरेस्ट से कोई ऑपरेशन होते हुए देखो, तुमको खुद को सर्जरी पसंद आएगी। सर्जरी ब्रांच ही ऐसी है। और मुझे तो स्टार्टिंग से, मतलब इंटर्नशिप में मुझे समझ आ गया था कि मुझे सर्जिकल ब्रांच ही लेना है। फिर उसके बाद मेरे एक पीजी थे, तो फिर वो जब भी कुछ करते थे तो आके बताते थे आज मैंने ये ऑपरेशन किया, ये, तो मेरे को थ्रिल आता था। और फिर मैं जब पोस्टिंग में, जब मेरी एनेस्थीसिया लगी, सर्जरी लगी, फिर OBGYN, ये सारी जब पोस्टिंग्स लगी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था। मुझे मेडिसिन तो थोड़ा सा पसंद नहीं है, मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो मुझे उतना अच्छी नहीं लगती वो ब्रांच। मुझे सर्जिकल ब्रांच से ज़्यादा अच्छी लगती थी हमेशा से। नहीं, फिर भी जैसे आपने ड्यूरिंग पोस्टिंग जो लगती है अपनी MBBS में या फिर इंटर्नशिप में, मेनली आपको कब ऐसा लगा कि हाँ मैं सर्जरी मेरे लिए ही बनी है? वो तो मुझे एनेस्थीसिया की पोस्टिंग करते टाइम हिट हुआ कि सर्जरी करना है मुझे आगे जाके। उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था एनेस्थीसिया? मैं ऐसे जब भी, मतलब मेरा तो ये है, मैं जब भी OT में इंटर करती हूँ, चाहे यहाँ पे हो या फिर मैं जब इंटर्नशिप का टाइम था मेरा, तब भी मुझे ऐसे सुकून मिलता था। मेरे जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स चल रहे माइंड के, सब शांत हो जाते थे, एकदम काम माइंड। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद से मेरे को ऐसे कैच हुआ कि यार मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, एकदम मेरा ऐसा माइंड शांत हो गया, एकदम कामनेस आ गया, पीसफुली चल रहा। फिर मैंने और वापस सेकेंड डे गई, फिर मैंने नोटिस किया कि यार मेरे को तो और इंटरेस्ट आ रहा देखने में कि क्या चल रहा है। फिर वापस देखा, तो मैंने OT चेंज करके देखी। OT चेंज करने के बाद भी, तब हमारे यहाँ पे एक सर कर रहे थे, थी OT तो OBGYN वाली एक, लेकिन वो सर कर रहे थे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी या कुछ ऐसे। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन में मतलब इतनी कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा था, मुझे इतना इंटरेस्ट आया। मैं बोली यार ये तो अपन ने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, ना इतनी सोच थी तब के UG के टाइम पे, कहाँ इतना सोच पाते कि क्या होती है क्या नहीं होती है। फिर मैं वापस सर्जरी में आके देखी, तो मुझे फिर भी मेरे को थोड़ा सा OBGYN में ऐसे उतना पसंद नहीं आता था। मैंने पूरी पोस्टिंग भी की थी, पर फिर जो सर्जरी में ड्रेसिंग्स, मेरे को ड्रेसिंग्स का भी बहुत शौक है। वो ड्रेसिंग्स कभी भी बोलो नींद से उठ के कर ले तो ड्रेसिंग कर दूँगी, मेरे को बहुत पसंद है ड्रेसिंग करना। तो ड्रेसिंग्स है और बाकी प्रोसीजर्स भी है, वैरायटी है सर्जरी में, तो वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स देख लिया। सर्जिकल ब्रांच तो चाहिए ही थी, वो तो डिसाइडेड था। ऐसे किया, सर्जरी मिला भी, उसके लिए फिर मेहनत भी की और मिल भी गई, आ गई। Ma'am, now I want to know about your preparation for the, as I talk about the PG, और मतलब जैसे कहाँ से पढ़ा आपने, क्या सोर्स था आपने, थोड़ा बेसिक आप बता दीजिए कैसे क्या, मतलब आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है? जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, नेरो और प्रेप लेटर, तो आपके लिए क्या सही था उस टाइम पे, आपने मतलब किस तरह से उस चीज़ को करा?
देखो मैं सच सच बताऊँ तो मैंने तो हमेशा से स्टार्टिंग से स्टडी की है। मैं हमेशा से थोड़ी पढ़ने वाली बच्चों में आती थी, क्योंकि तब मुझे समझता नहीं था। एक तो मैं गई अलग सी दुनिया में थी, 12th तक तो इतना दिमाग भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। फिर जब आए MBBS में तो फिर ऐसा था कि फर्स्ट डे पे ही मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो चल रहा था एनाटॉमी का क्लास था, ब्रैकियल प्लेक्सिस चल रहा था, वो भी जाते सी ब्रैकियल प्लेक्सिस। अब वो सब बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आ गया टेंशन। फिर मैंने बोला अब ये तो बहुत टफ चीज़ होती है, MBBS इतनी आसान थोड़ी होती है, तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं हमेशा से ऐसे पढ़ती आई हूँ, तो मैंने हमेशा से स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही है। ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत परफेक्शन से पूरा बुक कवर किया। फिर 3rd ईयर में जब आई थी मैं, तब मैंने प्रेप लैडर लिया था, तो मैंने प्रेप लैडर से स्टडी की थी। तो मेरे एक भैया थे, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ही मेडिसिन स्टार्ट कर दे पढ़ना। मैं बोली अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ, मेडिसिन क्यों पढ़ूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया मेडिसिन से, CVS पढ़ा, RS पढ़ा, CNS पढ़ा। फिर ये सब इतना हुआ, फिर मेरे को थोड़ा समझा कि तब तक मुझे पता भी नहीं था कि एप्स होती है, मैं तो सिर्फ किताबें जानती थी। फिर ऐसे मुझे पता चला कि एप्स भी होती है नीट के, मतलब नीट PG की प्रिपरेशन के लिए। मुझे सच में पता नहीं था, वरना मैं स्टार्टिंग से ही कर लेती एनाटॉमी वगैरह सब चीज़ें। फिर मैंने वो सब देखा, फिर ऐसे एग्ज़ाम चली, सब चिल मोड, थोड़ा बहुत पढ़ाई ऐसी चलती गई। फिर जब अब फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर भी हो गया, फाइनल ईयर में सर्जरी में इंटरेस्ट आ गया, पोस्टिंग्स लगी। हमारे वहाँ पे जो हमारे एक PG सर थे, अब उनका मैं नाम बता ही देती हूँ, डॉक्टर अद्वित देशपांडे करके थे, तो हमारे PG थे, तो उनको भी बड़ा पढ़ाने का शौक़ था, तो वो पढ़ाते थे इवनिंग में भी। अगर तुमको, उनका ऐसा रहता था कि मैं टाइम नहीं बता सकता तुमको कि कब पढ़ाऊँगा, पर तुम आओ तो मैं पढ़ा दूँगा तुमको, बस पढ़ के आना थोड़ा बहुत कुछ। तो जाने लगे, फिर हर्निया, हाइड्रोसील, ये सारे केसेस देखने लगे। तो सर का ऐसा होता था कि सर ने भी ऐसे क्लियर तो बोल रखा था, देखो मुझे तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि PG रेसिडेंसी चल रही है मेरी, तो एक काम करो तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, मुझे जितना आता है मैं तुमको बताऊँगा, तुम जो पढ़ के आओगी वो मेरे को बता देना। ऐसे होते गया, फिर और इंटरेस्ट आ गया सर्जरी में। फिर मैंने बेली खोली, फिर मैंने बेली का पार्ट 2 पढ़ा, फिर मेरे को और इंटरेस्ट आया सर्जरी में। फिर अब एक बार इंटरेस्ट आ जाए किसी सब्जेक्ट में, तो फिर उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स थोड़े कम ही लगने लग जाते। फिर ऐसे ऐसे करके फाइनल ईयर भी निकला, लेकिन फाइनल ईयर में जब मतलब 3rd ईयर में वगैरह हमारे शायद कोविड आ गया था कुछ, तो फिर उस टाइम पे टाइम था, तब मैंने जो मारो की भी वीडियोस है, मतलब एक फ्रेंड से आप लेके मारो का भी, OBGY बहुत अच्छा है मारो का, सर्जरी दी बेस्ट। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने मारो से नोट्स बना के रख दिए थे पहले ही, तो शायद मेरे फाइनल ईयर के पहले थोड़े नोट्स बने हुए थे, भले ही मैंने उनको पढ़ा नहीं, मैंने तो फट देख के ऐसे नोट बना दिए सारे। फिर मैंने बाद में उसको देखा, पढ़ा, तो एक आध बार की तो रिवीजन मेरी हो चुकी थी, एक रीडिंग तो हो चुकी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि अब कैसे बताया ना, उस टाइम पे पहली रीडिंग में तो अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वो तो कब समझ में आएगा। तो वो हुआ, फिर उसके बाद अपना आया इंटर्नशिप। अब मैंने इंटर्नशिप में वापस अपने भैया को फ़ोन किया, मैंने भैया आप पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, PG का टाइम आ गया, अब इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने पूछा मुझे क्या पढ़ रही तू, अब पहले उन्होंने बोला था मेडिसिन से स्टार्ट करना, तो मैंने स्टार्टिंग का मतलब 15-20 दिन तो मैंने मेडिसिन किया होगा। बोला, मैं बोली भैया मेरा तो मेडिसिन चल रहा है मेरा। तो अरे मेडिसिन कौन पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ना होता है मेडिसिन, अभी तो पढ़ो दूसरे सब्जेक्ट्स, इसीलिए तो तेरे को बोला था 3rd ईयर में मेडिसिन पढ़ने, वापस थोड़ी पढ़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मेडिसिन नहीं पढ़ना है। द थिंग इज, अब तुम जब इंटर्नशिप जो क्रैक करने वाले, इंटर्नशिप में जो नीट PG क्रैक करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये है कि अगर तुम मेडिसिन करने जाओ तो तुम्हारे पास 3-4 महीने मतलब 3-1 महीना तो लग जाएगा सारा सिलेबस कवर करने के लिए। अगर तुम वीडियोस देखोगे, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ोगे, फिर अगर तुमको ग्रास्प करना होगा, सब चीज़ों में वक्त लग जाता है। तो उतना वक्त में तो तुम 3-4 सब्जेक्ट्स खत्म कर दोगे बाकी के सब्जेक्ट्स के। मतलब एक टैली के बेसिस पे चलते गया, ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रूफ प्लान था। मेरा तो ऐसा था कि हमेशा से मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरा ऐसा था कि अब अपन को चिल मोड में रहना है, बहुत ज़िंदगी में पढ़ाई कर ली है, अब नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे होता था वैसे वैसे इंटर्नशिप के टाइम पे भी जितना टाइम मिल पाता उतने में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ऐसे चलते रहता था। फिर उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स किए, फिर मेडिसिन तो मैंने पूरा स्किप कर दिया। फिर ऐसे ही चला। फिर मेरे जो PG सर थे उन्होंने बोला तूने कभी GT दी है। अब मेरे को तो, मैं तो इतना GT VT इतना नहीं सोचती थी ना, मेरे पास ऐसा गाइडेंस भी था या कुछ नहीं, बस किसी ने कुछ बोल दिया वो चीज़ मैंने पकड़ ली होगी। तो वो बोले हर संडे GT दिया कर तू एक बार,
फिर बाद में का देखते हैं अपन। मैंने पहली जीटी दी, तो अपने स्कोर तो क्या ही आएगा, इतना कुछ खास पड़ा तो नहीं था, तो ठीक है वो दे दिया। फिर समझ में आ गया कि ये तो होता है, मतलब स्कोर तो बहुत ही कम आ रहा है अपना। फिर मैं बोली सर अपना तो कुछ होने से रहा, स्कोर तो देख लो आप कैसे आ रहे। बोले अरे स्कोर के लिए नहीं होती जीटी, तुमको सिर्फ बैठना है तो बैठेगी वहाँ पे 3 घंटा अच्छे से, बाकी कुछ मत कर। तू भले ही पहले स्टार्ट कर रही है ना अभी, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस तेरा जीटी दे, 3 घंटा बैठ और सारे क्वेश्चन पढ़ के निकाल। तो भले आंसर भी मत छोड़ा पर पढ़। तो फिर ऐसे चलते गया। फिर अब जीटी दी है तो दूसरे दिन रिवाइज करा। मैं तो इतनी आलसी, मैं तो मस्त ऐसे, अगर आज जीटी दी तो 2 दिन तो मेरी जीटी की रिवीजन चलती थी। अब तब टाइम भी नहीं मिलता था बोलना, इतना टाइम तो नहीं वेस्ट करती थी मैं। तो वो हुआ। फिर जीटी देते देते मुझे ध्यान में आया कि मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ। तो मैं लास्ट की जो 3 सब्जेक्ट आते थे अपने, जो रिव्यू करने के बाद लास्ट 3 सब्जेक्ट्स होता है ना, वीकेस्ट सब्जेक्ट, वो मैं पकड़ लेती थी, तो मैं वो 3 करती थी। अब जीटीज देने से मुझे ये समझ में आ गया कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस, मीन्स कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। अपन अगर ऐसे पढ़ते जाओ तो बहुत सारा है, बहुत कुछ है, लेकिन अपन को फोकस किस चीज़ पे करना है ये अपन को नहीं समझ में आती। अब ये सब चलते गया, फिर दिवाली आ गई, वैसे से थोड़ा बहुत पढ़ाई तो मेरी हट गई थी वापस पीछे से। फिर अब मैंने डिसाइड किया कि अब पढ़ने का टाइम तो आ गया और मेरे को वापस पढ़ना नहीं था ज़िंदगी में। मुझे चाहिए था सर्जरी। मैं अभी झूठ तो नहीं बोलूँगी, मैंने कभी बहुत मतलब KEM चाहिए ऐसा ड्रीम तो मेरा कभी नहीं रहा। मेरा ऐसा था कि अगर इतने बच्चे बैठ रहे हैं, जितना तुझे पता है, तुझे एक सीट चाहिए सर्जरी की, चाहे ऊपर से। मैंने मतलब मेरा ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस दो तो मेरा रिजल्ट कम हो जाता है। रिजल्ट उतना, अपन जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे मेरे केस में, तो उतना मुझे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो मेरे इसमें ऐसा था। इस बार मैंने ट्राई किया था, मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था नीट PG। मैंने डिसाइड किया चलो अपन उतना टारगेट ही नहीं रखते, अपन को तो नीचे के कॉलेज की 1 सीट चाहिए। तो मेरा टारगेट ही कि नीचे के कॉलेज की 1 सीट। अब उसके लिए मैंने देखा कितने मार्क्स लगते, कितने क्वेश्चंस छुड़ाने पड़ेंगे। अब वो सब हो गया। फिर ऐसे ही मैं, मेरे एक मामा का लड़का जो मेरे साथ ही था, उसको मैंने बात की, हम दोनों ने बात की। तो उसने मुझे बताया कि देखो अपन के पास इतने क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अपना हो जाएगा। तो मैं बोली यार अपने इतने तो, मतलब अगर अपन 140 150 भी कर लो करेक्ट मेरे लिए तब के टाइम पे, तो ठीक ही थे वो। तो टारगेट ही वैसे रखा था मैंने कि अपन को इतना करना है। तो उसने कैलकुलेशन बताया कि देखो ना अपन को इतना करना है ताकि अपन ये पॉइंट पे पहुंच जाए। मैंने बात तो सही है यार। फिर मैंने सोचा कि अब हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इतना इवैल्यूएट करने वाली लड़की नहीं हूँ कि हर एक चीज़ बहुत डिटेल में स्टडी कर रही हूँ फिर कर रही हूँ। बस मेरे को ऐसे एक छोटी सी कहीं पे कुछ हिंट मिल गई हो, मैंने उसको पकड़ लिया हो। ऐसा हुआ है मेरे साथ नीट PG के टाइम। फिर मैंने ऐसे सोचा कि अब क्या करें, अब इतना तो हो गया। तो मैंने मेडिसिन का वैसे सॉल्व किया था कि 18 क्वेश्चन है, अगर 18 या 20 क्वेश्चन आ रहे हो तो तू अगर पीडिया भी पढ़ लेगी और बाकी सब चीज़ें करेगी, फार्मा कर लेगी, वो सब चीज़ें हो गई तो 14 या 15 तेरे सॉल्व हो जाएंगे या 13 सॉल्व हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। और तुम मेडिसिन भी अलग से की तो तेरा कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। अगर 13 होगा तो 15 जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। और साथ में तेरे 3 महीने चले जाएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि कौन से सब्जेक्ट्स तेरे हैं वो तू डिसाइड कर। तो मैंने मेरे सब्जेक्ट्स डिसाइड किए कि जहाँ पे मैं मतलब अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो वैसे मैंने मेरे सॉर्ट कर लिए सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है, फिर भी मेरा स्कोर तो क्या बढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा, मैं वहीं पे खेल रही हूँ। फिर मैंने नोटिस किया कि जो काम के सब्जेक्ट थे वो तो पढ़े ही नहीं थे मैंने। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फिर अपना FMT है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब सेकेंड ईयर के सारे मैंने सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे। पढ़े थे पहले, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने नहीं पढ़े, मैं हमेशा से पढ़ती थी, लेकिन उस मोमेंट पे लास्ट मोमेंट पे मैंने नहीं पढ़ा था। अब आ गई जनवरी, अब मेरी एग्ज़ाम थी 5 मार्च, जनवरी 15 आ गई। पहले स्कोर्स तो अपना बढ़ नहीं रहा, वहीं के वहीं अटके। फिर मैंने देखा कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों कमा रहा है। फिर मुझे ध्यान में आया, मैंने GTs को देखा मेरे कि मैं जहाँ पे भी अटक रही हूँ ये 4 सब्जेक्ट अगर मैं कर लूँ तो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर मैंने फोकस किया कि चलो अपन ट्राई करके देखते कि ये सब्जेक्ट पढ़ ले। अब मेरे पास उतना समय नहीं रहा था क्योंकि मेरे को पोस्टिंग भी करनी थी, मेरे को पढ़ना भी था, मुझे सारा मैनेज करना और MCQs तो सॉल्व करने थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा पूरा मटेरियल शिफ्ट हो गया। जब मैंने पहले जो किताबें पढ़ी थी उस पर से मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं मैरो के जो अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स नहीं होते, मैंने देखे रैपिड रिवीजन के नोट्स खोल के,
तो मैंने नोटिस किया कि जो काम की चीज़ें हैं उसमें तो सारी है, मतलब मेरे लिए जो काम की थी उसमें तो सारी है। तो फिर मैंने एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट सारे ख़त्म किए उससे पढ़ के। फिर मेरा एक रिवीजन हुआ, वो भी मैं घूमते फिरते की, क्योंकि मेरे से पढ़ाई तो होती ही नहीं इतनी ज़्यादा। फिर मैं इधर उधर घूमते घूमते थोड़ा सा मेरी बहन के पास चली गई थी ठाणे में, फिर वापस आई, फिर वापस चली गई। तो मैं से 6 दिन के लिए जाती थी, एक एक दिन घूमने के लिए। ये भी मैंने फरवरी में किया है सब कुछ चीज़ें। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है, कुछ भी हो। एक दिन में एक ख़त्म किया, एक दिन में एक ख़त्म किया। फिर शायद ऐसे ही फेब में एक मॉक टेस्ट आई थी, तो मॉक टेस्ट दिया, मेरा स्कोर इम्प्रूव हो गया। फिर मैंने बोली हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है अपना, ऐसे भी नहीं, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ करके देख लेते। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी तक यहाँ तक तो पहुँच गए, अब और सॉर्ट किया कि और क्या चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकती, कि मेरे को मेरा टारगेट ऐसे भी मैंने बता दिया था कि क्या था, है ना, मेरे को तो वहीं तक जाना था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते, अब स्कोर तो बन गया, थोड़ा सा और बना लेते। तो फिर और पढ़ाई की, फिर वापस और एक रिवीजन ख़त्म कर दी। रहे हुए 10 दिन में एग्ज़ाम के 2 दिन बचे थे। एक दिन पहले पूरी सीरीज़ देखी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक। दूसरे दिन समझ में आया कि अभी तो अपन ने कुछ सब्जेक्ट रिवाइज ही नहीं किया, कुछ सब्जेक्ट छूटे थे। हाँ अब सारा कैसे ख़त्म करूँगी, फार्मा छोटा था, पैथो छोटा था। पैथो पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में फेब के, फिर उसके बाद वो छोटा था। लेकिन अब चीज़ें पता थी कि मैं कहाँ पे बहुत ब्लंडर मारती हूँ, तो वो सारी चीज़ें देखी। OBGY थोड़ा बहुत बचा था मेरा देखना। फिर मैंने गायनी के वीडियोस खोले, वो जो MCQs वाले डिस्कशन वीडियोस नहीं होते वो देखे। उसमें से वैसे कि वैसा एक क्वेश्चन आया, मतलब एक कंसेप्ट लेके क्वेश्चन आया। बाकी सब लोगों ने गलत किया, मेरे साथ वालों ने, वो मेरा करेक्ट बन गया। दूसरा दिन आया एग्ज़ाम वाला। एग्ज़ाम के दिन मैंने खोला, अब मैंने बोला समय तो ज़्यादा है नहीं अपने पास, थोड़ा बहुत तो कुछ देखना है अपन को। मैंने खोला, मुझे पता था मुझे ब्लड वाला सेक्शन जो है वो आता नहीं है, फार्मा वाला जो एंटीप्लेटलेट्स और ये सब है मैं मिक्स कर देती हूँ। मैंने वो खोला, लकीली एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चन आ गए। मैं गई मस्त आराम से बैठी एग्ज़ाम में, बोला ऐसे भी तारनी वैसे भी तारनी, इंटर्नशिप के बाद तो अपन एक ड्रॉप तो लेते ही है, सारी दुनिया लेती है, तो देखो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ऐसा एक, ये तो बोलने के लिए, पर अंदर से ऐसा था कि अगर हो जाए फर्स्ट इसमें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को वापस पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मैं थक चुकी थी पढ़ाई से। तो मैंने डिसाइड की थी कि जब भी मैं PG को लगूंगी मैं 2 साल किताब नहीं खोलूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो खोलनी पड़ी थी सर लोग के लिए, पर ठीक है हो गया। फिर क्या कंक्लूजन में यही है कि कोई एक प्री डिटरमाइंड तुम्हारे पास ऐसा एक प्रोटोकॉल नहीं है कि तुम इसी तरह से पढ़ाई करो, PG की तो हो जाएगा। मेरा माइंड अलग है ना, मेरा माइंडसेट अलग है, मेरा टारगेट अलग था, मुझे वो अचीव करना था। तुम्हारे लिए तुम्हारा टारगेट अलग है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम फिर भी GTs दे के देखो, तुम इवैल्यूएट करो कि कौन सी चीज़ तुम्हारा, अगर टारगेट तुमको पता है कितने मार्क्स चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो इस हिसाब से तुम तुम्हारे सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लो कि तुम किस में परफेक्ट हो, किस में थोड़ा ठीक हो, किस में तुम चलने दे सकते हो। और एक चीज़, जो अभी इंटर्नशिप में है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने उतना मेडिसिन नहीं देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता कि जो बाकी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं या कुछ होती है जो ऐसे पूरा कंक्लूड करके दे देते ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ECG से कुछ, तो वो उनमें से देख लो। तुम अभी 3 महीने 4 महीने वेस्ट नहीं कर सकते मेडिसिन में। मेडिसिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर तुम पढ़ोगे, जो टीचर्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो तुमको बहुत इंटरेस्ट आते जाएगा, यार ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पर तुमको तुम्हारे लेवल पे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो वही है, अब मैंने तो मेरी स्टोरी बताई, अब तुमको इसमें से जो उठाना उठा लो। अब बात करूँ जैसे आपका, जब आप आए रेसिडेंसी में PG1 थे, तो उसका जो फर्स्ट डे था, मैं यानी कि उस फर्स्ट डे की बात करूँ, तो जैसे आप आए तो आपको उसमें इतना कुछ क्या लगा कि हाँ मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था सब कुछ उस अकॉर्डिंग है, या फिर एकदम से यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था सर्जरी में। अब मैं सच बताऊँ तो जितना मैंने सर्जरी का माहौल सुना था और देखा था, सब चीज़ें थी, तो मैं से बहुत डर के आई थी और मैं बहुत प्रिपेयर होके आई थी कि चलो आज तो बहुत मारने वाले सब लोग अपनी। वो तो मैंने सुन के आई थी कि डांट मिलती है, गाली मिलती है, सब मिलती है, तो फिर भी काम करना पड़ता है, रात रात दिन एक करके। मैं यहाँ पे आई, यहाँ का माहौल ही मस्त, एकदम बढ़िया, सब लोग अच्छे, यहाँ पे कंसल्टेंट्स अच्छे, हमारे जो SR सर थे वो बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। और उनको मैं बहुत छोटी सी बच्ची लगती थी, आई थी तब, तो वो हमेशा से बोलते अरे तू तो छोटी सी थी, इतनी सी। मैंने हाँ सर थी तो सही। अब मैं तो कोई गाली नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं था ऐसा मेरा, एकदम सीधी सी बच्ची में।
ते थोड़ा सा आज जाके तेरे को झगड़ के आना है, आज तेरे को ये बोल के आना है, आज तेरे को वो बोल के आना है, सर्जरी ट्रेनिंग, यू नो यू आर ब्लडी सर्जन, सर्जन आर रुथलेस। हाँ सर, हाँ सर। ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा। तो मैंने जो सोच के आई थी सर्जरी के बारे में, वैसे मुझे सर्जरी यहाँ पे नहीं मिली, मतलब बहुत अच्छा माहौल मिला उससे भी। जो टॉक्सिसिटी का सुन के आई थी, देख के आई थी, वैसे टॉक्सिसिटी यहाँ पे तो नहीं मिली। तो मैं उसके बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी निकली सर्जरी की यहाँ पे। जैसे कि मैंने अब स्टार्टिंग में पूछा, आपने बताया भी था, जैसे जो MBBS स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में अभी, तो उनकी सर्जरी की पोस्टिंग मेडिसिन रहता है, ऑप्शनल भी रहती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मेनली जब वो सर्जरी के रिस्पेक्ट में पूछूँ मैं, जैसे उनको कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, या कुछ बहुत से बच्चे जाते भी नहीं, इवन मिस कर देते हैं। फिर जैसे फाइनल ईयर में जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल, तो उस दौरान उनको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं। तो आप उन लोगों के लिए थोड़ा क्या बोलेंगे कि मतलब वो पोस्टिंग को कैसे हैंडल करें? देखो, अब तो बहुत चीज़ें बदल चुकी है। मतलब पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि पोस्टिंग्स करना है, ये सब चीज़ें। अब तो अटेंडेंस के लिए तुम लोग आते हो। मैंने तो यही चीज़ नोटिस की है। मतलब हमारी बैच में तो हमने, अब मेरी बैच में तो पता नहीं क्यों मैं बहुत लकी रही हूँ इस चीज़ में कि मैं हमेशा, मैं जिस बैच को फॉलो करती हूँ, मेरे साथ वाले बहुत ऐसे थोड़े सिंसियर टाइप वाले बच्चे होते हैं, तो मेरा हमेशा सिंसियरिटी में चला है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया बाकी सब बच्चों का, कि बाकी सब तो अटेंडेंस के लिए आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह से इंटरेस्ट था ना कि पेशेंट है, पेशेंट से बात करो, उनकी अलग अलग स्टोरीज रहती है, बहुत सी चीज़ें देखने मिलती है जब तुम वार्ड में एंटर करते हो। तो तुम लोगों ने भी मतलब एक उस एम्पैथी के साथ भी जाना चाहिए, कुछ सीखने के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि तुमको पता है कि अपन डॉक्टर्स है ना, तो अपने पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हो, समझ रहे हो, तुम उनके लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर तुम जितना ज़्यादा सीख पाओ, जितना अच्छा बन पाओ, उतना अच्छा रहेगा। तो तुम एटलीस्ट ये मोटिव लेके तो जाना चाहिए। अब तुम लोगों ने जब MBBS चूज़ किया है, जिन्होंने भी MBBS भी चूज़ किया है, या फिर कोई भी फील्ड हो, मेडिकल फील्ड, तो कुछ सोच के चूज़ किया होगा ना। तुम्हारा मोटिव तो यही रहना चाहिए कि तुम अल्टीमेटली एक ही चीज़ होने वाली है, यू आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट, है ना। तो अगर तुम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो तुमको अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपनी लाइफ लेके तुम्हारे पास आ रहा है। तो तुम बस इतना ही समझ लो और सीख लो, तो इंटरेस्ट ही आएगा। चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है अपनी फील्ड में। मेडिसिन ले लो, OBGYN ले लो, सर्जरी ले लो, डर्मा ले लो, कहीं पे कहीं चले जाओ, रेडियो ले लो, सब बहुत इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ देखने मिलता है। और तो और तुम जो बोलते हो भगवान होता है, चमत्कार होता है, सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए, तुम वो करोगे तब समझेगी ना। बाकी सब तो चीज़ें चलती रहेगी, मोबाइल फ़ोन्स एंड जो सोशल मीडिया वाली लाइफस्टाइल है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मैच नहीं कर सकते। तुम जो वीडियो में देखोगे, जो तुम रियलिटी में देखोगे, बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं जैसे उससे रिलेटेड पूछूं, जैसे जो एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है, जैसे अपने स्क्रॉल करते हैं फ़ोन तो वहाँ पे देखते हैं अपन के सर्जन्स की लाइफ है, जो मतलब रील में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप रियलिटी में उस चीज़ को फेस करते हो तो वो दोनों में क्या कुछ है? देखो, रील होती है 2 मिनट की, 1 मिनट की, 30 सेकेंड में तुम जो एक सर्जन, उसके जो 3 साल होते हैं जनरल सर्जरी के फेस की, वो 3 साल के बारे में तो वो बता ही नहीं सकता। उसके पास इतनी मेमोरीज होती है, जो तुम देखते हो वो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है सर्जन के लाइफ का। और जो भी देखो, दोनों तरफ की रील है ना। एक तो अच्छी वाली रील है, सर्जन की लाइफ बहुत ग्लैमरस है। दूसरी वाली है कि सर्जन को तो ऐसा ही है, इनको तो काम नहीं मिलता, ये नहीं वो नहीं, बस स्ट्रगल कर रहे, रात में नींद नहीं, ये नहीं वो नहीं। पर अगर तुम सर्जरी रेसिडेंट को पूछोगे, उसकी जो लाइफ गई है, जो 3 साल उसने निकाले, तो जो रात में जगे हैं हम लोग, जो रात काम किए, जो 2-2 दिन भूखे रहकर काम किए हैं, OT किए हैं, मतलब जो प्रोसीजर्स किए हैं, जितनी जान बचाई है, जितना देखा है। जब कोई इंट्यूबेशन कर देते, तो RTA वाला मरीज़ आता है, जो बाद में वो जब ठीक हो जाता है, जो 17 साल का बच्चा है जो ठीक हो जाता है, तब तुमको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये अरे यार मैंने तो वो 2 साल में तो सिर्फ सोया ही नहीं हूँ, मैं तो ये वो सोया नहीं हूँ, इसलिए इतनी सारी मेमोरीज़ है। तो अगर सर्जरी में टफ फेज भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो देता है, वो जो चीज़ आखिर में जो रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत सेटिस्फाइंग है। तो जो रील, मतलब मैं तो हमेशा सर्जरी को प्रमोट करूँगी, क्योंकि मेरे को दिल से पसंद ही वही है, मैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाऊँगी। और मेरा जो फेज़ निकला है रात में जगने का, और ये मेरा लाइफ का बेस्ट फेज़ है।
मेरे को अगर वापस चांस मिलता है 3rd ईयर के बाद वापस 1st ईयर बनने का, लेकिन मेरे को पीजीज के साथ ऑब्वियसली, तो जो मेरे पीजीज रहे उन्हीं के साथ अगर मुझे चांस मिल रहा है तो मैं हमेशा चूज़ करूँगी। और मेरे जो कंसल्टेंट्स हैं, मेरे को कुछ भी मतलब मुझे उस चीज़ से आगे बढ़ने का दुख है, मैं वापस उस फेज़ में जा सकती हूँ अगर मुझे कोई भेजे तो। मेरे लिए तो इतना अच्छा रहा है सर्जरी। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ ओटी की या फिर ओटी में, जैसे क्योंकि बहुत से मतलब मैक्सिमम सर्जन्स का यही रहता है यार, ओटी में जाना है, ओटी में सर्जरी करनी है, ऐसा करना है। तो आपको वो फर्स्ट टाइम कब था जब आप ओटी में जस्ट एंटर करे और आपको ऐसा लगा कि हाँ अब मैं एक अलग दुनिया में हूँ? वो तो मेरे को हमेशा से लगता है, मैं जब भी ओटी के से बाहर होती हूँ तब अभी भी मुझे उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जब मैं ओटी के बाहर होती हूँ, ओटी में अंदर जाने की। ओटी में जैसे ही मैं एंटर करती हूँ मेरा दिमाग शांत रहता है, मेरे को कुछ नहीं सुधरता, मुझे बस ओटी दिखती है, मुझे बस देखने दो, मुझे बस कराओ भी मत, मुझे बस देखने दो। मैं इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखूँगी कुछ चीज़ की, मतलब पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मेरा फर्स्ट डे भी बहुत अच्छा रहा। जैसे फिर भी फर्स्ट डे के बारे में पूछूँ मैं। फर्स्ट डे तो मेरा था, मैं ओटी में गई थी, मतलब 2 चीज़ें होती, फर्स्ट डे होती है, फर्स्ट ओटी होती है। फर्स्ट डे पे तो ऐसे खुशी उतनी ही कि अपन ने सर्जरी ले ली है फाइनली। और दूसरी चीज़ ओटी में, अब वहाँ पे आता है नर्वसनेस। अब देखते रहो, अपन पहले बच्चे, अपन को तो पता नहीं, और हमारी बैच तो फर्स्ट बैच थी तो सीनियर्स नहीं थे। हैंड वॉश कैसे करना है, ओटी में एंटर कैसे करना है, स्क्रब पहनना है, चप्पल पहनना है, कैप पहनना है, कौन बताएगा? वो तो सब देख देख के थोड़ा बहुत सीखा। फिर अब ओटी में पैर रखने को भी डर लग रहा है कि अब मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे कि जा रही हूँ, अब डांट तो नहीं खा के। अब अंदर चले गए, देख लिया, आधी टाइम तो ऐसा हो जाता है, मतलब मेरे को पीजीज के साथ, अब सबके साथ तो हैंड वॉश तो कर लिए, जाके सीधे ग्लव पहन लिए। फिर अब ऊपर से अगर ओटी गाउन पहनना है तो पहले तो अपन गाउन पहनते, फिर अपन ग्लव्स पहनते, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो इतना नर्वसनेस था लेकिन उतनी ही ज़्यादा खुशी थी कि एक्साइटमेंट थी कि फाइनली जो सोचा था वहाँ पे आज अपन है, अब इसके आगे का तो सीखेंगे। बाकी मैं मुझे हैंड्स ऑन की बात करूँ, मैं हैंड्स ऑन मतलब हमें इसका एक अलग थ्रिल रहता है कि मुझे पहली सर्जरी मुझे करने को मिल जाए या फिर एटलीस्ट कुछ असिस्ट करने को ही मिल जाए। तो ऐसा वो फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में पूछूँ, आपको पहली सर्जरी कब मिली थी ऐसा ओटी में, और फिर किस चीज़ की सर्जरी थी? पहली सर्जरी का ऐसा था, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे पास अब यहाँ पे तो इमरजेंसी ड्यूटी चलती है अपनी, हमारे पास आ गए थे 2 परफोरेशन वाले पेशेंट्स और एक था डिब्राइटमेंट वाला पेशेंट्स। अब हम थे 3 पीजीज एक यूनिट में, तो हमको सर ने बोला था कि इसको प्रिपेयर करना। अब आके हमको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 4-5 ही दिन हुए थे। तुम प्रिपेयर कर, हम लोगों को बस बोला गया था कि तुम्हारे पास 2 घंटे है, 2 घंटे में जो करना है कर लो, 2 घंटे में मेरे को पेशेंट रेडी चाहिए। अब रेडी में उन्होंने एक लिस्ट बना दी थी कि तुमको इतना सारा काम करके रखना है। हम लोगों ने लिटरली, मतलब हमको समय भी नहीं हुआ था ज़्यादा आके कि सारा चीज़ समझे कि कहाँ लैब है, कहाँ क्या है, सब चीज़ें हमने कर दी है प्रिपेयर। हमारे सर बोले चलो कुछ तो किए हो तुम, मतलब तुमने सच में करके दिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने 2 घंटे में 3 पेशेंट्स पूरे प्रिपेयर करके दे दिया हमको। फिर अब बोले कि चलो, ऐसे तो अलाउ नहीं करते, फर्स्ट ईयर्स को कभी अलाउ नहीं करते, बाकी कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से तो कभी नहीं अलाउ करे कि तुम 5वें दिन पे ओटी में पहुंच रहे हो और तुम कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं था। हमारे एहसास बहुत अच्छे थे, तो बोले चलो तुमने किया है तो तुम डिज़र्व करते हो, आ जाओ। फिर अब गए, 3 ओटीज़ थे, 3 हम लोग 3 ओटीज़, तीनों को वॉश होना। अब सबको पता है कि लैप्रोटोमी तो बड़ी ओटी होती है। अब हमारे पास ऐसा था कि तुम तीनों आपस में डिसाइड कर लो कि तुमको पहली ओटी में कौन वॉश होगा, पहली लैप्रोटोमी रहेगी, दूसरी लैप्रोटोमी रहेगी, तीसरी रहेगी डिब्राइटमेंट। अब डिब्राइटमेंट तो समझ में आ रहा है कि डिब्राइटमेंट थोड़ा सा सभी को नहीं पसंद आता है, सर्जरी पीजीज को, फिर भी मेरे को तो चल जाता है, मुझे कोई भी ओटी चल जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। चलो पहले इसमें तो मेरा एक फ्रेंड चले गया, को पीजी मेरा साथ वाला, चलो मैं वॉश हो जाता हूँ। उसको मिला ड्रेन डालने, पहले दिन ड्रेन डाला उसने, तो हमारे लिए तो बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी बात थी। हमको तो पता ही नहीं था कि ड्रेन क्या होता है और इसमें हम डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। चलो वो हो गया। अब दूसरी ओटी, अब उन्होंने पूछा और कौन वॉश होगा। अब मेरे को डिलेमा कि मैं लैप्रोटोमी में वॉश, और मैं कैसे खुद से बोलूँ, मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ ना कि मेरे साथ वाले भी है, तो मैं सोचती हूँ कि वो क्या सोचेगी, ऐसा होगा। तो मैं ओटी के लिए कभी झगड़ती नहीं हूँ। मेरे पीजी ने मुझे सिखाए थे कि सर्जरी पे अगर तुम्हारा नाम हो तुमको मिलती है, तो ओटी के लिए कभी झगड़ना नहीं।
तो आपस में झगड़ा नहीं बना, तब हम झगड़ा नहीं बनाते। और हमारे साथ वाले लकीली इतने अच्छे सब लोग, हम हमेशा टर्न वाइज वॉश होते हैं कि आज मैंने हो गया, अब तेरा टर्न है, तेरा है। अगर 2 चीज़ मैंने कर ली, मेरे इसमें भी दोनों सेम चीज़ आई, लेकिन तूने नहीं की तो चल आजा तू कर ले, ऐसा रहता हम लोगों का। अब मैं गई, अब हम सोच रहे कि अब ओटी में कौन वॉश होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट होती नहीं, सर्जरी ली है, फर्स्ट सर्जरी है। तो फिर मैंने ऐसे सोचा, फिर मेरे एक एसआर वाले उन्होंने बोल दिया था, दूसरी जो मेरे साथ वाली थी, कि उसको ओटी में वॉश करा दे और लैबोरेटरी में। फिर मेरे को ऐसे थोड़ा सा बुरा लगा था कि मैं बोली क्या। फिर बाद में वो आके बोले तुझे पता है, फिर पर मैं सोच रही थी कि मैं डिब्राइडमेंट में वॉश हूँ, ऐसे साइलेंटली मेरा थोड़ा सा था कि मैं उधर वॉश हो जाऊँ। बोले तेरे को पता है उसको क्यों वॉश करवाया? ले क्यों? डिब्राइडमेंट ना तू अकेली करेगी, वो हम सब करेंगे, बट बस केवल ड्रेन डालने वाले। तो मैंने बोला बात तो सही है। मेरी वो पूरी इंडिविजुअल होती थी कि मैंने पूरा डिब्राइडमेंट खुद ही से किया था। उसकी मैंने 2 महीने पट्टी भी की थी उसके आगे। पर वो चीज़ थी कि डिब्राइडमेंट मेरी फर्स्ट होती थी यहाँ की, मैंने इंडिविजुअली की थी। मतलब सर लोग वॉश हुए थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने मुझसे करवाया था। वो चीज़ मैं सच में नहीं भूल सकती। मतलब भले ही डिब्राइडमेंट मेरी फर्स्ट होती, पर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, आपके जो आपने बताया को पीजी से हैं, तो जो जैसे आप पीजी 1 में थी, पीजी 2, अभी अब जैसे पीजी 3 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया अब, तो अब तीनों में रेसिडेंसी की ईयर की बात करूँ तो तीनों में मतलब पार्टिकुलर कितना क्या कुछ हेक्टिक लाइफ जैसे मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा काम था, सेकंड में थोड़ा काम, फिर थर्ड में बिल्कुल ही नहीं है, फिर थोड़ा मतलब क्या क्या डिफरेंस है तीनों ईयर के अकॉर्डिंग मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो हमारी ना फर्स्ट बैच थी, तो हमारे लिए तो हमेशा से काम रहा। फर्स्ट ईयर थे हम, फर्स्ट ईयर में हमको वार्ड देखना होता है, ओटी करनी होती है, सेम ईडी होती है ना, तो ओपीडी देखनी होती है, वार्ड के राउंड्स दिलाने, वार्ड के सारे काम करने, आईसीयू देखना है, आईसीयू के सारे काम करने हैं, इमरजेंसी देखनी है, मतलब कैजुअलिटी पूरी हैंडल करनी है, और कैजुअलिटी में कुछ आता है ऑपरेटिव तब भी ऑपरेट करवाना है, तो फर्स्ट और साथ में नोट्स भी डालने हैं सारा। तो इतना सारा काम होता था, पेशेंट प्रिपेयर करना, सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है सर्जरी में, एक चीज़ नहीं होती है। अब जैसे बाकी फील्ड्स अगर देखा जाए तो थोड़ा सॉर्टेड होता है वो फील्ड्स, कि अपन को ये करना है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे तो आता है पार्ट प्रिपरेशन करो, फिर इन्वेस्टिगेशंस लाओ, भागो दौड़ो, ओटी लिस्ट पोस्ट करो, एनेस्थीसिया वालों को इन्फॉर्म करो, ओटी कराओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ईयर में ये सब मैनेज करते हुए सब करना था। हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, हमारे जो थे एसआर्स थे। अब एसआर्स तो ये सब काम तो नहीं कर सकते, ये उनका काम भी नहीं है सही बोला जाए तो। तब हम फर्स्ट ईयर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब हो गया। फिर सेकेंड ईयर में मतलब इतना सब हमको ही मैनेज करना था। सेकेंड ईयर में आए तो हमारे जूनियर्स आए। अब लेकिन ऐसा हुआ कि जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? सेकेंड ईयर्स में। अब जूनियर्स नए नए आए थे, लेकिन हम लोग भी इतना ट्रेन नहीं थे, फिर हमको उनको भी लेके चलना है, हमको खुद को भी लेके चलना है, कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर देख के क्या सीखेगा ना। तो फिर वैसे चला। तो और हम 3 साल तक हम खुद ही एसआर जैसे रहे। हम लोगों तो हमारे कुछ कंसल्टेंट तो सच में एसआर ही बोलते थे कि तुम एसआर हो, तुमको समझना चाहिए, क्योंकि हमको राउंड्स इन्फॉर्म करने होते थे, राउंड्स दिलाने हैं, इवनिंग राउंड्स भी हमको इन्फॉर्म करने, सब कुछ हमको करना, और हम फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं सब चीज़ें। तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ कि जो अब और फर्स्ट ईयर वाली बैच आ गई, तो हम अब थर्ड ईयर बन गए। थोड़ा सा काम कम हुआ हमारा, क्योंकि सेकेंड ईयर हमारे रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, उनको ट्रेन कर दिए थे, वो अब फर्स्ट ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, हमको थोड़ा सा समय मिला। तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहा है, सेकेंड ईयर लेकिन टफ रहा। फर्स्ट ईयर हेक्टिक था, लेकिन उतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम अगर गलती भी हो रही है तो गलती किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसआर सर की। अब सेकेंड ईयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेकेंड ईयर की, क्योंकि तुम्हारा जूनियर कर रहा है। थर्ड ईयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, थर्ड ईयर की, क्योंकि वो दोनों बैच तुम्हारे जूनियर्स हैं। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हम जैसे अभी आप थर्ड ईयर पीजी आपका ख़त्म ही हो गया, तो आपने इतने सारे केस दोगे अभी तक, मतलब अगर मैं बात करूँ 3 सालों में, तो 1 या 2 केस कोई भी जो आपके अभी भी एक मेमोरी में है, और वो चाहे वो मेल या फीमेल कोई भी पेशेंट हो, तो वो आज भी आपको याद आता होगा यार वो सबसे ज़्यादा एक मेमोरेबल केस था। जिसमें एक बार चाल सर थे, हाँ, अम्बिलिकल हर्निया था केस। तो बोले स्टार्टिंग के डेज मेरे सब कुछ जो किया स्टार्टिंग में बहुत किया, उसके बाद से थोड़ा कम हो गया क्योंकि जूनियर से कराने लग गए थे। तो सर आए, बोले अरे नन्नी जल्दी जल्दी वॉश हो जाओ। बोली जी सर। अरे तुम इस साइड से क्यों खड़ी हो, जाओ उस साइड से खड़ी हो, राइट साइड से खड़ी हो बोल रहे। बोली सर
क्या सोच रही हो, जाओ। मैंने ठीक है सर। अब आई, बोले लो ब्लेड, स्काल्पल दिए, लगाओ इंसिजन। पता है तुमको कौन सा इंसिजन? अब उतना तो देख लिया था कि इंसिजन कौन सा लगा। मैंने हाँ सर लगाओ। अब मैंने सच बोलूं तो मैंने देखा भी नहीं था। मेरे नसीब में कभी अम्बिलिकल हर्निया आया नहीं। मेरी पहली ओटी, मेरी मतलब मैंने देखी फर्स्ट टाइम, की फर्स्ट टाइम। वाह। और चार्ल्स सर बेस्ट सर्जन। तो आए वो, लो ऐसे ऐसे करो, लो उठाओ, कॉटरी करो, ये करो वो करो। उन्होंने मुझसे पूरा हर्निया करवाया, अम्बिलिकल हर्निया स्किन टू स्किन, मेरा पहला वाह। अम्बिलिकल हर्निया। वैसे ही एक बार वापस हाइड्रोसील अनिल सर ने करवाया, पीडियाट्रिक सर्जरी सारी विक्रम सर ने करवाई, ढेर सारी। पीडियाट्रिक सर्जरीज तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, पर लो करो, यहाँ कंसल्टेंट्स बेस्ट है। फिर एक और हर्निया था, मैं जस्ट आई ही थी, यूनिट 3 में थी, अतुल सर थे, बोले जा लड़की वॉश हो जा। जी सर। तो मैं अभी वेट करी, कोई तो आएगा मेरे साथ वॉश होने के लिए, सिर्फ सिस्टर जी थे और मैं थी। मैं देख रही हूँ, मैं फिर मेरे एसआर सर को ढूंढ रही थी, सर आप आओ। अब मैं कहाँ से, मेरा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बोले क्या हुआ, क्या सोच रही? बोले सर कुछ नहीं। तो बोले कहाँ से कहाँ इंसिजन लगाएगी, आता है देखो, पढ़ी है तू? बोली पढ़ी तो थी सर, पहले पढ़ी थी, अभी तो नहीं पढ़ी हूँ, आज के लिए तो नहीं पढ़ के आई हूँ। बोले चल चल इंसिजन मार्क करके बता। मैंने मार्क करके बताया, मेरा मेमोरेबल हर्निया था वो तो बड़ा। बोले ठीक है इंसिजन तो तूने सही से मार्क कर दिया, अब? मैं बोली सर आएंगे ना, अले लगा इंसिजन। ठीक है इंसिजन लगा, अब इंसिजन तो लगा दिया, डरते डरते तो इंसिजन लगाया मैंने। तो बोला आगे का खोल, आगे कर, क्या करेगी? बोले सर सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसको डिसेक्ट करेंगे, कॉटरी करूंगे। तो कर। बोले ठीक है सर तो वही करे, मैं हूं ना यहाँ पे, कर। बोले ठीक है। और सर के वहां नहीं खड़े, सर इधर उधर घूम रहे। बोले इसको लगाने दो दिमाग, आज कितना लगा पाएगी। फिर उसके बाद किया और किया और किया। मैं तो वो ओटी करने से ज्यादा तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई आ जाएगा मेरे साथ और असिस्ट करवाने, बस मैं और सिस्टर जी वहां पे। बोले अब ऐसा ऐसा कर। बोले हाँ सर कर दिया। बोले अब अगर तूने एक झटके में सुचर ले लिया ट्यूबरकल वाला तो तेरी ओटी पूरी, अगर तूने नहीं ली तो मैं आ जाऊंगा। अब थोड़ा फिर मैं एक्साइट हो गई कि अब लेनी तो पड़ेगी अपन को पहला सुचर। लेकिन फिर भी नर्वसनेस काफी था, मेरा आया नहीं, वो बात अलग रही। लेकिन फिर सर आए, सर ने उतना किया, फिर मेरे एसआर आ गए थे उतने में, सर मैं करा दूंगा, मैं करवा दूंगा। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो सर आ रहे। नहीं कोई आने की जरूरत नहीं है, इसको करनी ना सर्जरी, ये सीखेगी, ये दिमाग लगाएगी अपना, क्या होगा, आधा एक घंटा ज्यादा लगेगा और क्या होगा। ठीक। तो फिर सर आए, सर बोले मैंने बोला था कि अगर तू लेगी पहले इसमें तो तेरा, नहीं आ पाया तो मेरा। तो फिर मैंने, सर ने सूचर लिया, बोले अब मीस जानती है कैसे काटना है, क्या करना है? ले हाँ सर, देखा तो था, हर्निया तो देखा था, असेस भी किया था, ले लो करो। सर ने वापस दे दिया। ये मेरा पहला हर्निया था जो मैंने पूरा स्किन टू स्किन किया था, और वो मेरा सबसे मेमोरेबल हर्निया था, क्योंकि मेरे को आके बस 5 महीने भी नहीं हुए थे सही से, 5-6 महीने हुए होंगे, मेरी पहली बार पोस्टिंग लगी, वो 5 ही महीने हुए होंगे मैक्स को हर्निया करने मिला। पहली चीज तो अम्बिलिकल हर्निया मिल गई थी, बिना कुछ किए, बिना देखे अम्बिलिकल हर्निया। दूसरी ओटी ये वाला हर्निया। फिर बाद में से ही सारे कंसल्टेंट्स ने नई नई चीजें सिखाते गए। फिर बघेल सर ने कराया हुआ वेरिकोसील, याद है मुझे अभी तक। बोले चलो नंदिनी अपन करते हैं। जी सर। बोले तुमने कभी की है? बोले नहीं सर। हर्निया तो देखा? बोले हाँ सर। तो बस वही करना है, तो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो सर ने खुद खड़े होकर करवाया था सारा। फिर देवेंद्र सर प्रोक्टो के केसेस है, तो ऐसे रही है हमेशा से ओटी, फर्स्ट ओटी। और फिर अभी रिसेंट में हुए एक अपने पास ही है, मतलब मैं जिसमें वॉश थी, विपल्स प्रोसीजर हुआ था कोलांजियोकार्सिनोमा के लिए। मेरा ड्रीम प्रोसीजर था हमेशा से, कैसा ड्रीम है मेरा कि मेरे को विपल करना है, ओपन करना है, पहले ओपन सीखना है, लैब भी मेरे को सीखना है, क्योंकि मैंने सुना है लैब विपल भी रहता है, सब चीज़ें। तो तब से तो वो ओटी मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल ओटी, क्योंकि वो मेरा ड्रीम प्रोसीजर रहा। जैसे फर्स्ट ओटी सारी कंसल्टेंट्स के साथ, और ये वाली ओटी मेरे सबसे बेस्ट मेमोरेबल ओटीज है।
बाकी तो बहुत सारी ओटीज चली है, बहुत मजा मस्ती चलता है, माहौल होता है एक ओटी में। तो मैम जैसे आपने ओटी का बताया तो वार्ड में भी कुछ केसेस आए होंगे, जैसे मतलब बहुत क्रिटिकल केसेस जो परिजन लोग हैं वो बहुत मतलब आके इकट्ठे हो गए होंगे आपके आसपास ताकि हाँ हमारा पेशेंट बचाओ बचाओ, ऐसा कोई केस भी है? अरे ऐसी तो चीज हमारे साथ रोज होती है कि हमारा नॉर्मल रूटीन है, पता है। कोई भी आरटीए का केस ले जाओ, आप आरटीए है। अब अगर कभी मतलब हर फैमिली के लिए अपना फैमिली मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो कोई भी कभी भी आरटीए पेशेंट आ जाता है, कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आईसीयू में तो पूरा माहौल ही बना हुआ होता है, झगड़ा चिल्ला चोट सब हमेशा चलती होती है। आपने देखा नहीं क्या, आपने ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, और ढेर सारे आएंगे 15-20 लोग, अपन एक मरीज एक और 15 लोग साथ में। ऐसे ये तो रोज की चीज है, रोज एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, अपन उनको इंक्यूबेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर वेंटी पे रखते हैं, तो कंसर्न रहते हैं। हमेशा गर्दी रहेगी, हमेशा सब ये सब चलता रहा, हमें नहीं फिर भी चलेगी। हाँ बताओ। आपके एक मेमोरी में कैसा, हाँ वो वाला केस मुझे आज भी याद है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हो गए थे उस केस के मेरे को तो रिगार्डिंग। याद है अभी रिसेंटली हाँ हम लोग की हमारे जूनियर्स को हम फ्रेशर्स पार्टी दे रहे थे। अब हमारे मतलब जो ऑन ड्यूटी है वो कंसल्टेंट्स रुके हुए हैं, सारे गए हुए हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सब मतलब मेरा यूनिट का ईडी था, तो मैंने डिसाइड किया था मैं मेरे साथ वालों को भेजूंगी, मैं रुकूंगी, मैं देखूंगी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अपन शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर लेंगे, कि अभी मैं चले जाती हूँ, फिर तो 1 घंटे बाद तू आ जाना, फिर आगे का तू कंटिन्यू कर लेना। चला ठीक है, तो मैंने मेरे जूनियर्स को भी भेज दिया। अब मेरा एक जूनियर बोले कि मैम आप जब रुके हो तो मैं आप अकेले को तो नहीं रुकने दूंगा, आप रुके हो तो मैं भी रुकूंगा। तो वो एक रुका हुआ, अब उसको भी हमको भेजना, क्योंकि पार्टी तो उनके लिए थी, हमारे लिए थोड़ी थी पार्टी, जूनियर्स की फ्रेशर्स थी। चलो ठीक है। अब उस दिन अच्छा हुआ मैं रुकी। अब मेरे साथ थे मेरे 3 फर्स्ट ईयर्स, इसको मैंने भेजा था कि तू जा फ्रेश हो जा, चेंज कर ले, क्योंकि हमारी कंटिन्यू ईडी चल रही थी। बोला ठीक है मैम, मैं बस जाके आया। उतने में हमारा माहौल बन गया पूरा, एक आरटीए का पेशेंट, एक शॉक में पेशेंट, एक बच्चा एडमिट। अब बच्चे के साथ, अब बच्चे वाले को अपन जब काउंसिल कर देते कि अपन को इसको अभी एनबीएम रखना पड़ेगा, हो सकता है उसको उल्टी हो जाए, हेड इंजरी वाला पेशेंट है, कि आपको ऊपर जाके अपन दवाइयां वगैरह लगाएंगे, अब आप कुछ खिलाना पिलाना नहीं। फिर रात भर में उल्टी हुई तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसको देखने की। अब जब पता है कि अपन लोग नीचे है, सब काम चल रहा है, सब मतलब इतनी गर्दी और ऐसे घेज पे चल रही है सब जगह पे, तो हमने उसको भी शिफ्ट करा दिया। और मैंने बोला अब मैं देख रही हूँ, मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे 3 फर्स्ट ईयर्स ऊपर, चलो इसको एडमिट कर दिया। अब ये आया आरटीए वाला 16-17 साल का बच्चा, अब उसको तो देखना जरूरी है, तो उसको इंट्यूबेट किया, वेन्स नहीं मिल रही क्योंकि वो शॉक में था, सेंट्रल लाइन डाली, उसको ऊपर शिफ्ट किया। और एक अम्मा आई जो ऑलरेडी ऑपरेट होके आई, वो भी ऐसी जैसे ये नहीं गया, दूसरी एक अम्मा आ गई, बोले इसको भी पहले से ऑपरेट हो चुकी है, क्रेनियोटॉमी वगैरह हो चुका है, अभी बस अपने को वेंटिलेटर पे रखना है, और बीपी अभी थोड़ा सा कम आ रहा है। अब उसको भी ले चले गए ऊपर। अब जैसे ऊपर गए, ऊपर ऑलरेडी आईसीयू में, पीडियाट्रिक आईसीयू, उसमें बच्चे एडमिट, किसी का सैचुरेशन फॉल हो रहा, किसी का कुछ हो रहा है, यहाँ पे कैजुअलिटी चल रही, वहां पे वो चल रहा है। अच्छा गया मेरा जूनियर आ गया और वो गया नहीं था उस दिन पार्टी के लिए। हम लोग सब, फिर मैम मैम आप जल्दी आ जाओ, अब तो आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नए नए आए हुए बच्चे, उनको आके समय नहीं हुआ। चलो ठीक है, आ रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सीएमओ सर को बोला कि सर अभी तो मैं जाके आ रही हूँ, यहाँ का तो मैंने नीचे का तो सब देख ही लिया था, तो एक था पेशेंट, वो उसको कुछ खास इंजरी नहीं थी, तो मैंने बोला चलो इवेल्युएट तो कर लिया था फटाफट, तो बोला सर इसको उठा के रखना, मैं आ रही हूँ। अब ऊपर गई, ऊपर अलग माहौल बना हुआ, बच्चों के पेरेंट्स सब जमा, इस तरफ इसके पेरेंट जमा, वो बेंटी वाला कहीं शिफ्ट हो रहा है, उसको शिफ्ट कराना है। सिस्टर जी बोलते मैम एक बार आके बेंटी सेटिंग कर दो, ये 3 बच्चे, मैम मैं इसका क्या करूं, मैम मैं इसका क्या करूं, इसका देखो आप। फिर एक बच्चे और इंट्यूबेट किया, इधर एक बच्चे को, इस बच्चे को इंट्यूबेट किया, दूसरा बच्चा डिसैचुरेट हुआ, उसको इंट्यूबेट किया, उसको ये किया, ये सब ठीक है। अब वो जो हेड इंजरी वाला बच्चा था, जिसको कुछ इंजरी नहीं, मतलब इससे कुछ इंजरी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इसको 1-2 एपिसोड वोमिटिंग की हुई थी, अब वोमिटिंग का अपन कंसिडर ही करते हेड इंजरी का कंपोनेंट। उसको मैंने बोला था कि ऊपर जाएंगे दवाई को ले, अब इन सब चक्कर में हो गया 1-1.5 घंटा खराब, उसको लग नहीं रहा कैनुला। उसके अटेंडर आए 10-15, बोले आपको समझ नहीं आता क्या, बच्चा है भूखा रखा है, फिर भी अगर इसको, मतलब सिस्टर जी ने तो ट्राई किया, अब इतनी भसड़ मची हुई, इतने सारे पेशेंट्स ऊपर लेके गई मैं, और बच्चे डिसैचुरेट हो रहे, तो सामान सब देना, स्टाफ भी अपना जो रहता
जितना स्टाफ उतने ही स्टाफ रहता है, अपने पास इतने पेशेंट रहो या कितनी भी हम्म। बसड रहो, तब वो बच्चा इतना प्राइम इंपॉर्टेंस एक्चुअली था नहीं। तब भी अब उसके पेरेंट्स ऐसे पूरे जमा हो गए, आपको समझ नहीं आती क्या, ये नहीं वो नहीं। फिर मेरा जूनियर आ गया था, मैम क्या चल रहा है, मैं बोली देख ऐसा ऐसा है, मैं बोली ये है, इसको तू सेंट्रल लाइन डाल और बाकी ये 2 बच्चों को दूसरे काम लगाई। मैं बोली अब पीडियाट्रिक्स वालों को बुला ले एक बार, इनको भी दिखा देते ये बच्चे। फिर वो सब चल रहा, अब ये आ गए झगड़ने। फिर अब उनको झगड़ने सब लोग चले गए कि आपको समझ नहीं आ रही क्या, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमको ये सब चीजें देखनी ज्यादा जरूरी है, इनको मैनेज करना ज्यादा जरूरी है, आपका बच्चा सब ठीक है। अब उनको समझा रहे तभी वो मानने के लिए तैयार नहीं, बोले हमारे बच्चे को अभी तक बॉटल ही नहीं लगी। फिर मैंने बोली अब सारे अटेंडर्स बाहर हो जाओ, सबको बाहर किया, एक एक काम सबको डिवाइड किया, और फिर मैं इसको बैठ के कैनुला लगाई। अब मेरे को उतनी आदत नहीं पीडियाट्रिक पेशेंट्स में कैनुला लगाने की। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब अपन को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब तो मैं अच्छे से सीख ली, मैंने बहुत कैनुला लगा दिया। फिर हमने कैनुला लगाया, लेकिन वो बहुत मेमोरेबल डे था मेरे लिए। मतलब 1.5 घंटे में जो मची थी सब जगह पे, सब जगह से, नीचे से फोन, ऊपर से कॉल्स, इन सबको हैंडल कर रहा। और ऐसे लग रहा था ना, मतलब पहली बार ऐसे फील आया मेरे को कि मैं 3rd ईयर हो गई। मेरे 2nd ईयर को बोल रही कि तू यहाँ पे जा, सेंट्रल लाइन डाल दे, ये सब कर ले, ये पेशेंट का तू हैंडल कर ले, इसको मैनेज कर ले। 1st ईयर्स मेरे मैम ये देखो रे, इसका यह हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैं उनको बोल रही चल तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले। मैं वो पार्टी, मुझे पार्टी जानी ही नहीं थी। वो तो माहौल मुझे उस दिन मिला था, वो मेरा दी बेस्ट माहौल था। If I'm asking about the night duties for you, मतलब मेनली फीमेल पे रेसिडेंट के लिए, तो वो नाइट ड्यूटीज कितनी एक्टिव रहती हैं एज कम्पेयर टू अपन आफ्टरनून करते हैं या फिर सुबह ओपीडी करते हैं? देखो अलग से नाइट ड्यूटीज तो हमारी लगती नहीं है, हमारा होता है इमरजेंसी डे, है ना। जो हमारा इमरजेंसी डे है वो हमारा इमरजेंसी डे स्टार्ट हो जाता है। अब एज अ रेसिडेंट अपन जल्दी आ जाते हैं, पर एक्चुअली स्टार्ट होता है 8 o'clock से, नेक्स्ट डे 8 o'clock तक। उसमें अपन को ओपीडी भी देखनी है, राउंड्स भी दिलाने हैं, कैजुअलिटी भी देखनी है, ओटी आई तो वो इमरजेंसी ओटी भी करनी है, और ये सब चीज़ करना है। इसमें किसी का डे डिवाइडेड नहीं है। तो ऐसी एज सच नाइट ड्यूटी फीमेल्स की अलग लग रही, ऐसा कोई मतलब अपनी यहाँ पे तो, हाँ हमारी यहाँ पे तो कंसेप्ट नहीं है कि अलग से बस नाइट ड्यूटी लग रही है या फिर ऐसे कुछ। नहीं, फिर भी अगर मैं पूछूँ ऐसा कि हाँ नाइट ड्यूटीज एज कम्पेयर टू कम हेक्टिक हैं, जैसा दिन में जो काम रहता है उसके अकॉर्डिंग? ऐसा नहीं है, पर रात में तो और ज्यादा मजा आ जाती है। जैसे फिर किस रिस्पेक्ट दिन में देखने वाले लोग बहुत रहते हैं तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के लिए। नाइट में यू आर ऑन योर ओन, तुमको जो करना है तुम करने वाले हो, तो थ्रिल ज्यादा आता है नाइट में। सुबह अगर तुम्हारे से कुछ रह जाता है, चलो कुछ पेशेंट आया, कुछ मैनेज करना हो, तो अपन लोगों को इन्फॉर्म कर देते, सब हो जाता है, कोई आके देख लेता है। कभी अपन से नहीं बन रहा हो जाना तो कोई आके कर, और कोई आके कर देगा, ऐसे सब। नाइट में सब अपना होता है। नाइट में अपने दोस्त अपने साथ होते हैं, कैजुअलिटी पूरी अपनी होती है, मरीज पूरा अपना होता है, सब अपना होता है। नाइट ज्यादा अच्छी चीज है मेरे लिए। पर्सनली एक सवाल पूछी, जैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, ऐसे आपको किस में, जैसे अगर मैं MCS भी बात करूं या फिर किस चीज़ में आपको कौन सी प्रोसीजर या फिर किस पार्ट की सर्जरी के लिए सोचा है आपने? थ्रिल तो मुझे GI में आता है, गैस्ट्रो सर्जरी मुझे पसंद है। गैस्ट्रो सर्जरी ये सारी फील्ड्स बहुत अच्छी है मुझे, लेके मेरा तो ऐसा ना कि मुझे एक्चुअली सर्जरी में इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली। मतलब ऐसे मुझे कोई सा भी प्रोसीजर तुम दे दो, मुझे ऐसा कोई कम है या कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। तुम कभी स्किन ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर, मतलब प्लास्टिक वाले प्रोसीजर्स कुछ करवा लो, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आ जाता है। मैं जिस ओटी में चली जाऊंगी मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे लगा वाह यार ये कितना अच्छा सब्जेक्ट है, ये पढ़ लेते, ये कर लेते अपन, फिर दूसरा करो तो वो। फिर इन दी एंड अंदर से मुझे गैस्ट्रो सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे एज आई एम इंटर्न नाउ, मैं इंटर्न के रिस्पेक्ट पूछूं तो अभी जो लोग जिनकी ड्यूटी एज अ सर्जरी में इंटर्नशिप चल रही है, तो उनको जैसे आप हैं, आप 2nd ईयर PG, 1st ईयर PG हैं, तो उन इंटर्न्स को उन PG से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है इन द ड्यूरिंग ऑफ इंटर्नशिप? मतलब क्या क्या चीज़ें उनको एटलीस्ट इंटर्नशिप में सीख लेनी चाहिए, अगर मैं सर्जरी के परस्पेक्टिव में बात करूँ? देखो अगर सर्जरी की पोस्टिंग चल रही है तो तुम्हारे पास ओटी में, अगर मतलब सूचरिंग की वगैरह अगर मैं बात करूँ, तो तुमसे तभी पॉसिबल है जब तुम कैजुअलिटी में रहोगे तुम्हारे 1st ईयर्स के साथ, 2nd ईयर्स के साथ, है ना। ओटी में तो तुमको सूचर करने मिलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। बाकी चीज़ें तुमने कौन सी सीखनी चाहिए सर्जरी में, तो एक तो सर्जरी में पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्ट ही वही से होता है सब खेल। जिस तरह से तुम्हारे PG से बात करते हैं पेशेंटली, बहुत पेशेंस लगता है
सर्जरी में किसी से बात करने के लिए, उनको सर्जरी के लिए रेडी करने के लिए, तुमने तो वो चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुमको हमेशा से काम आएगी। सर्जन से तुम एक चीज़ सीख सकते हो, पेशेंस। भले ही तुम उनके आउटर लाइफ में अगर देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसा है, अगर लेकिन तुम जैसे ही उनको इनसाइड द हॉस्पिटल देखोगे, तुमको सबसे पेशेंट कोई मिलेगा तो वो सर्जन रहेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उसको बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है। तुम पेशेंस सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, तुमने फोलिस कैथेटराइजेशन सीखना चाहिए। और किससे सीखना चाहिए फोलिस? तो हमेशा सर्जन से सीखना चाहिए, उनसे अच्छा फोलिस कोई नहीं डालता है, ठीक है? इधर उधर से बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए फोलिस कैथेटराइज कैसे करते हो, किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए उस चीज़ का। आरटी हो गया, बेसिक सारी प्रोसीजर्स तुम सीख सकते हो जो बेसिक आती है। तो लेकिन तुमने अब जैसे आईसीडी डलती है, बहुत नॉर्मली रूटीनली डलती है अपने पास आईसीडी, सेंट्रल लाइन हो, तो अगर चीज़ें ये चीज़ अभी देख लोगे तो तुम्हारे ऑलरेडी पीजीएस के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो जाएगी। तुम अगर देख लिए कि यार इसको आईसीडी डाली, क्यों डाली? न्यूमोथोरैक्स के लिए डाली, न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे देख लो, न्यूमोथोरैक्स में क्या दिख रहा है देख लो, तुम्हारे पास पेशेंट सामने पड़ा है, तुम अगर देखा हो तो उसका जो भी है टैकीकार्डिया होगा, टैकेपनिया होगा, या सैचुरेशन फॉल होगा, नहीं होगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्या रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोसीजर रिलेटेड, तुम हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसमें तुमको कुछ करना भी नहीं है। तो वहाँ तुम्हारे पीजीएस को पूछ लो, उसको बताने को 1 मिनट नहीं लगेगा। ये आईसीडी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ, 5th इंटरकोस्टल स्क्वीज में डाल रहा हूँ, ऐसे स्क्वीज बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुमको तो ऐसे ही बता देगा तुम्हारी आदि। पर ये चीज़ सर्जरी को लेके नहीं है, बाकी सभी फील्ड में ये है। लेकिन जो प्रोसीजरल थिंग्स होती है, जैसे आरटी है, फुलीज है, ये सब चीज़ें तुम यहाँ पे यहीं पे सीखना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहीं पे सीखना चाहिए। Then if I talk about the role of your co-PGs during your residency throughout 3 years, तो उसके लिए अरे उनके बिना तो सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ यादें? तो यादें तो बहुत सारी है, सबके साथ है, सबके साथ बहुत सारी यादें हैं मेरी। और मुझे मेरी तो फैमिली बन चुकी है मेरे को पीजीज, मतलब घर एक अलग, पीजी की लाइफ मेरी यूजी से बेस्ट लाइफ पीजी में रही है। मुझे इतने अच्छे को पीजीज मिले हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसे मतलब हम पूरा दिन साथ में काम करते हैं, हम लोगों में कोऑर्डिनेशन अलग लेवल का है। हमारे 9 के 9 में कहीं भी जाओ, कोई भी बैच देख लो, तुम नहीं मिलेगा इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। हम सब एक साथ है, कहीं पे भी कुछ भी चीज हो, हम लोगों ने मतलब राउंड्स लेना है, हम साथ में लेंगे। हम किसी को से छोड़ के बांट के ऐसे कुछ चीजें नहीं करेंगे। डांट खानी है, सब साथ में खड़े होंगे। गलती किसी ने भी की है, गलती तीनों की है। रात में पूरा सब काम करने के बाद हमारा तो एक चीज होती थी कि हम सारा कैजुअलिटी देख लो, सब देख लो, फिर रात में अगर कभी नोट्स डालने हो या कुछ करना हो, ऐसे ही कुछ काम बचा हो, हम लोग कैजुअलिटी में भी उतरेंगे साथ में, तो ऊपर भी पहुंचेंगे साथ में काम करने के लिए। तो हम तीनों साथ में बैठते, हम 3 लोग रहते थे। हमारी यूनिट मंथली ऐसे चेंज हो जाती थी, कोई ना कोई एक पर्सन चेंज होता था हमेशा। हम तीनों साथ में बैठेंगे, हम मतलब जितनी फालतू बातें हो उतनी दुनिया भर की, चाहे रात के 4 बजे हो, रात की 4 बज रही हो, 5 बज रही हो, 6 बज रही हो, सुबह 6 बजे भी बैठना है तब भी उतना ही टाइम पास होती है, उतनी ही मतलब एकदम फालतू बातें जितनी कर सकते हो उतनी सब होती है। रील चलाना हो, किसी को रील दिखाना हो, दिन भर में अगर कभी कुछ किसी ने कुछ देख लिया तो देख तू भी देख ले। रात में मतलब इतना पूरा दिन थके हुए, कभी कभी तो डबल ईडी आ जाती है ना हमारी, संडे भी होती है, मंडे भी होती है, फिर हम फ्री होते हैं ट्यूसडे को सीधा। तो हम 2-2.5 दिन तो हॉस्पिटल में ही पड़े रहते। अब सब फिर भी हम थकते नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे का एंटरटेनमेंट पैकेज। लेकिन हम लोगों का एक बहुत सही चीज था, हम लोग फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक हमेशा साथ में खाना खाए। और हम में से कुछ लोग तो हम लोगों ने, चाहे हमारी ईडी हो या ना हो, दूसरे की ईडी हो, वो 4 बजे तक भी नहीं फ्री हो रहा है दोपहर के, हम 4 बजे तक मतलब हम SICU DDR में, हमारी DDR मतलब डॉक्टर्स ड्यूटी रूम जो था हमारा घर था, रूम वही, सब वही, हम बस नहा के आते थे हमारे रूम पे जाके, तो हम सब पड़े वही रहते थे, और हम सब खाना लेकिन साथ में ही खाते थे। तो हर एक चीज है, चाहे सर्जरी करनी हो छोटी छोटी, एक दूसरे को असिस्ट करना हो, कोई सी भी प्रोसीजर में कॉन्फिडेंस देना हो, कुछ वार्ड के काम हो, कभी किसी को थोड़ा सा लो फील हो रहा है या कभी किसी का कुछ दुख रहा है, तो अगर वो आज नहीं उठ पा रहा है तो तुम उठ जाओ। अगर वो आज रात में थोड़ा सा जल्दी सो गया है तो वो सुबह बराबर से खुद से उठ जाते थे कि यार रात भर तो इसने काम किया है तो आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठ के सारा काम कर देगा। ऐसे सब हमारा इतना कोऑर्डिनेशन में चलता है। तो मेरे लिए मेरे जो भी सारे पीजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके सिवा तो अब वापस सर्जरी करनी हो तो मेरे को वही से सब वही लोग चाहिए, तभी मैं करूंगी। मैम एक आखिरी सवाल, जैसे मैं जो भी
इंटर्न है या फिर एमबीबीएस स्टूडेंट है या फिर आगे जो नीट पीजी एस्पिरेंट है, जो आगे पीजी एज अ ड्रीम ब्रांच लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब किन लोगों को एज अ सर्जन सर्जरी चूज़ करनी चाहिए और किसको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, मतलब उन पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? मुझे तो पहले से लगता है कि तुम लोगों ने इंटर्नशिप में सही सीरियसली थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसी से तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिलता है। एटलीस्ट तुमको बेसिक ये चीज़ तो क्लियर होती है कि तुमको सर्जिकल फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए, और या फिर मेडिसिन वाली फील्ड चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है ना। बाकी सर्जरी हो गया, ऑर्थो, ओबीजीवाई, अपना फिर ईएनटी अफ्थाल भी ले लो, सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, मतलब तुम लोगों को रात दिन काम करना पड़ता है। तुम लोगों की एक चीज़ नहीं होती है। सारी फील्ड्स के बारे में मैं जनरली बता रही हूँ। एटलीस्ट इतना तो तुम समझ लो कि तुमको सर्जिकल चाहिए या मेडिसिन वाली चाहिए, है ना। अगर सर्जरी वाली चाहिए तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमको रात भर काम करना है, उसमें तुमको एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर तुमको पसंद है तो तुम शौक से करोगे, तुमको नहीं पसंद है तो तुम फालतू के बहाने दोगे। फिर ये जो चलता है ये सब चीज़ें के मतलब कि सर्जरी में टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी हर ही जगह पे है। कोई फील्ड नहीं छूटी है जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे लेते हो। सर्जरी ऐसी फील्ड है कि तुमको तुम्हारा 100% देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लाइफ और डेथ के बीच में डील कर रहे हो। अगर तुम कर रहे हो, अगर मैं रात में उठ के ना जाऊँ इंट्यूबेशन के लिए, मैं लेट हो जाऊँ, तो पेशेंट मर जाएगा। समझ रहे हो, उसका सैचुरेशन फॉल हो जाएगा, फिर वो थोड़ा इरिवर्सिबल चेंजेस में जाएगा। हो सकता है कुछ कुछ लोग बच भी जाते हैं, लेकिन वो हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स आ गया, कुछ हो गया, तुम अगर आईसीडी नहीं डालोगे, तुम उसको सुबह तक लेके जाओगे तो तुम्हारा पेशेंट डिटेरियोरेट हो जाएगा। बाकी चीज़ में कभी, अब जैसे बाकी फील्ड है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, उनकी फील्ड में भी उनका उनका मतलब जो इमरजेंसी है उनकी भी अलग से ये है, पर थोड़ा बहुत दवाई गोली के बेसिस पे चलता है। प्रोसीजर कुछ नहीं होती उतनी, अपने पास Exactly. प्रोसीजर होती है। सर्जरी हो गया, ओबीजीवाई हो गया, या जो भी मेडिसिन फील्ड्स है, इनमें सब में प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है ना। ये प्रोसीजर वाली चीज़, तो अगर मैं आईसीडी नहीं डालूंगी, मैं इंट्यूबेट नहीं करूंगी, मैं सेंट्रल लाइन नहीं डालूंगी, मैं उसको रिससिटेट नहीं करूंगी, मेरा मरीज नहीं बचेगा। तुम इसमें आलस नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे सोच के जा रहे कि मैं आलस करूंगा, ऐसे ही निकल जाएगी जैसे चलती है, मैं तो क्या दांत खा लूंगा और निकल जाऊंगा, मुझे ये पर्सपेक्टिव पसंद नहीं है। मतलब मुझे बेसिकली पसंद नहीं है कि जो ऐसे बहुत फ्रैंक से रहते हैं ना, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है, यही होगा, मुझे नहीं पसंद। मुझे सर्जरी के बारे में, सर्जरी इज डिसिप्लिन, सर्जरी बहुत रिवॉर्डिंग है। जितना मेहनत कराते हो उतना अच्छा जब तुमको रिवॉर्ड मिलता है। कोई तुम्हारा पेशेंट बच जाता है, किसी का बच्चा तुम बचा देते हो ना, जब आरटीए वाला आ जाता है, तुम्हारा एक इंट्यूबेशन भी बहुत चीज़ काम कर देगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में बहुत मायने रखने वाली चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें अपन कर रहे हैं, पट्टी करना मतलब मरीज को दर्द देना है, चाहे कुछ भी हो। वो गाली भी देगा, गाली भी बहुत सुनी है क्या कितना दर्द देते हो, क्या करते हो, क्या नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन जब ठीक होके जाता है, जब उसकी स्किन ग्राफ्टिंग होके जाती है अल्सर की, तो उसके बाद जब वो आके मिलता है ना कि आपकी वजह से ही हुआ, फिर खाना लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, तो ये रिवॉर्ड्स है। और वो चीज़ जो खुशी दे रही है, वो अभी का जो टाइम है, जो सफरिंग है, वो बाद में अल्टीमेटली किसी की लाइफ बना दी है, तो वो एक तरह की ब्लेसिंग है। अगर कोई ब्लेसिंग की तरह लेना चाहता है सर्जरी को तो वो ले सकता है, लेकिन कोई ये सोच के ले रहा है कि क्योंकि इसमें फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये तो ग्लोरियस है, क्योंकि सर्जरी है तो रुतबा रहेगा एक अलग से, ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें होती है। बेसिक चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं होती। इस चीज़ में तुमको खुशी नहीं मिलेगी, या लॉन्ग टर्म नहीं होता ये सब चीज़ें। रुतबा तभी आएगा ना जब तुम सीखोगे, काम करोगे। पैसा तभी आएगा जब तुम ईमानदारी से काम करोगे। अगर तुम, चलो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तुमने पैसा कमा लिया, सब हो चुका, तुम्हारे पास बहुत पैसा भी आने लग गया है ना, किसी किसी का नसीब भी होता है, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाओगे। तो सर्जरी में तुमको डिसिप्लिन होना बहुत मस्ट है। तो जिसमें भी डिसिप्लिन हो, जिसमें भी डेडिकेशन हो कि उसको सर्जरी करनी है, जो रोएगा नहीं इस चीज़ के लिए कि उसको रात भर जगना है और दिन रात काम करना है, कभी 2-2 दिन फ्री नहीं हो पाओगे, 3-3 दिन फ्री नहीं हो पाओगे, सलंग 12-12 घंटे ओटी चलेगी जब, लेकिन तुम खड़े हो बिना थके। ऐसी तुम्हारी मेंटालिटी होनी चाहिए कि मेंटली तुम इतने स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम मार्क्स के कारण केवल ले रहे हो कि मेरे मार्क्स में तो बस सर्जरी बन रहा है। तब भी मैं बोल रही हूँ ऐसी दिक्कत तो नहीं है सर्जरी लेने में, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन फिर मेंटली तुमको स्ट्रांग आना पड़ेगा। तो मेंटली
डील कर पाओ तो सर्जरी लो, अगर मेंटली डील नहीं कर पाओ, थोड़ा सा भी ऐसे दिक्कत लग रहा है कि 50-50 सा है कि मैं पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो तुम पहले कहीं जाके एक्सपोजर लो, थोड़ा सा समझो कि सर्जरी क्या है क्या नहीं है। ऐसी बातों से तो नहीं समझ में आएगी, देखने पर ज़रूर समझ में आएगा, और उसमें भी डिपेंड करेगा कि तुम किस जगह पे जाके देख रहे हो। तुम अच्छी जगह जाओगे तुमको अच्छे रिव्यू मिलेंगे, तुम बुरी जगह जाओगे तुमको बुरे रिव्यू, मतलब तुम ऐसी जगह गए हो जहाँ टॉक्सिसिटी बहुत है वही देख के, पर तुमको देखना पड़ेगा कि इन दी एंड सर्जरी में क्या है। सर्जरी इन दी एंड ये करती है, किसी को जो दुख उसको रोज हो रहा है, एक तरह से दुख दे के ही उसको बाहर निकाल रहे हो। That's great, ma'am. इन दी एंड तुम वहीं पे पहुंच रहे हो सर्जरी में। तो हमारे एक एसआर सर, सुधांशु सर है थे, तो वो बोलते थे हमको, मुझे तो बताते थे हमेशा कि अपन को बड़ा डॉक्टर नहीं बनना है, अपन को हमेशा अच्छा डॉक्टर बनना है। बहुत बड़ा बनने का सोचेंगे कि बहुत पैसा कम, तब से मैं शांत हो गई, तब से मैं हमेशा एक ही सोचती हूँ, मुझे हमेशा, मैं जब भी काम करती हूँ, मैं जब भी ओटी करती हूँ, नंदिनी अपन को बढ़ानी है, अपन को अच्छा बनना है, तो लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन माई सर्जिकल स्किल्स। हमेशा मैं हम एक ही चीज़ सोचती हूँ, बड़ा तो अगर तुम अच्छे हो तो तुम बड़े बन जाते हो, लॉजिक उसके पीछे ये है। लेकिन तुम अगर सिर्फ बड़ा बनने के लिए काम करोगे तुम अच्छा नहीं बन पाओगे, तुम्हारा फोकस वही होगा कि मेरे को तो ये करना ही करना, मेरे को तो बड़ा बनना। तुम अगर अच्छा बनने अच्छे लेवल पे रहो तो ऑटोमेटिकली बड़े ही रहोगे। मैम लास्ट में एक रैप अराउंड है, दैट आई विल गिव यू जस्ट 1 or 2 seconds and you have to answer in one word or one line that. Ma'am, so the first question is that the day duty or OPD or OT, which you like the most? ओटी, Why, ma'am? सर्जन है, ओटी तो बनता है। Most used word by any consultant for you during the residency? आईसीयू पहुंचो फटाफट राउंड्स के लिए। ओटी में पेशेंट शिफ्ट हुआ कि नहीं, ओटी में क्या मिला। One habit that residency gave you? हाँ, सबसे अच्छी चीज, आज की बात आज खत्म। अगर कुछ भी होता है, तुमने डांट खाई हो, तुमने कुछ किया हो, या तुमसे मतलब तुमने जानबूझ के तो कोई कुछ करता ही नहीं बोलना, पर चाहे कुछ भी हो, तुमने कितनी भी डांट सुनी हो, कुछ भी हो, आज की बात आज खत्म, अस्पताल की बात अस्पताल में खत्म, बाहर अलग लाइफ। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ, नहीं तो हमेशा से मैं चीजें बहुत लंबी खींचती हूँ। मेरी पहले से आदत रही है कि अगर मैं दुखी हूँ तो और मैं दुखी हूँ ऐसे। तेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, आज तो दुखी है ना, चल आज के लिए बनता है तेरा दुखी होना, आज का हो गया, कल से वापस नया दिन शुरू। That's great, ma'am. And thank you so much, ma'am, for such a that insightful answer or that clear एकदम realistic answer देने के लिए। Hope so ये सभी जब लोग इस पॉडकास्ट को देखें तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ सर्जरी में क्या चीज़ वो सोच कर जाएं, या फिर जिससे वो आगे उसको ऐसे अपनी ड्रीम ब्रांच चूज कर सकें। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुमित, देखो तो मैंने बहुत मेहनत करवाई है। मेरे पीछे तो बहुत लगना पड़ा है तेरे को पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच टू वॉच द पॉडकास्ट टिल द लास्ट। अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, फिर थोड़ा भी वैल्यूएबल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपना मुझे फीडबैक दीजिए, क्या मैं इसमें अच्छा और कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।